हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट करेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो पहला शब्द है हमारा डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो आपको कमजोर बना दे। तो कोई चीज जो आपको कमजोर बना दे, दुर्बल बना देने वाली चीज को क्या बोलते हैं? उसको आप डिबिलिटेटिंग बोलते हो, देने वाली कर सकते हैं, है ना। अब ये देखो एक्चुअल में क्या है, V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING है तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। एनर्वेटिंग वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एनर्वेटिंग मीन्स जो आपको पूरी तरीके से थका दे, एग्जॉस्टिंग थका दे, एक्सक्रूशिएटिंग थका दे, ड्रेनिंग आपकी सारी एनर्जी आपसे छीन ले, मतलब आपको कमजोर बना दे। एंटोनिम्स रेजुवनेटिंग। रेजुवनेटिंग में अगर आप देखोगे तो दो रूट वर्ड्स हैं, एक है री का मतलब होता है अगेन, दूसरा है JUV, इसका मतलब क्या होता है? यंग। तो रेजुवनेट करने का मतलब क्या हो गया? फिर से आपको यंग फील करवा दे। इनविगोरेटिंग, फिर से आपके अंदर एनर्जी डाल दे। विगर का मीनिंग क्या होता है? विगर का मीनिंग होता है एनर्जी। तो आपके अंदर क्या कर दे? खूब सारी एनर्जी डाल दे, एनर्जाइज कर दे, एम्पावर कर दे, आपको सशक्त बना दे। अच्छा, JUV ये जो रूट वर्ड है, इससे एक और वर्ड आता है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जो लोग यंग होते हैं, जो 18 से कम होते हैं, वो जुवेनाइल, 16 to 18 की रेंज में हो गए तो वो लोग जुवेनाइल्स में आते हैं। तो जो एक्सीडेंट है उसके बाद क्या हुआ, वो एक बहुत ही ऐसी इंजरी हुई जिस इंजरी ने उसको कमजोर बना दिया। अब यहाँ पे डिबिलिटेटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा? यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, इंजरी इज अ नाउन, तो डिबिलिटेटिंग क्या हो गया? इट्स एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज मूटेड। मूटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को डिस्कशन के लिए सामने लेके आ रहे हो, किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि भाई इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, दैट मीन्स आप उसको मूट कर रहे हो। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड भी आ चुका है। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। टू ब्रिंग अप और इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ को डिस्कशन के लिए ला रहे हो। प्रपोज किया, आपने प्रस्ताव रखा, डिबेट किया, प्रेजेंट किया, रेस किया। एंटोनिम्स रिट्रैक्टेड, आपने वापस ले लिया, डिस्कार्ड कर दिया, शेल्फ अलग रख दिया, इग्नोर कर दिया। तो जो प्रपोज चेंजेस थे, जो प्रस्ताव में चेंजेस थे, उनको डिस्कस किया गया, मूव किया गया मीटिंग के दौरान। एग्जॉर्बिटेंट पे भी स्टार मार्क कर लो, आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जॉर्बिटेंट, ये एक्स वो वाली एक्स नहीं है, वो वाला एक्स नहीं जो आप सोच रहे हो। एक्स किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? एक्स्ट्रा के लिए। तो कोई चीज बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वो क्या है? एग्जॉर्बिटेंट है, हद से ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है। लास्ट में ANT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। तो समथिंग दैट इज अनरीजनेबली हाई। एस्ट्रोनॉमिकल है, बहुत बड़े स्केल की है। एक्स्ट्रावेगेंट है, बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम है, एक्सेसिव है। एंटोनिम्स रीजनेबल है, ठीक ठाक है। अफोर्डेबल है, भाई अफोर्ड कर सकते हैं। फेयर है, इकोनॉमिकल है, मीन सस्ती है। तो जो रिपेयर की कॉस्ट थी वो एग्जॉर्बिटेंट थी, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ से ना एक बार ग्रामर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। एक तो वर्ड होता है इकोनॉमिक और एक वर्ड होता है इकोनॉमिकल। दोनों ही वर्ड्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, दैट इज व्हाट? दैट इज इकोनॉमिक। एंड व्हाट इज इकोनॉमिकल? इकोनॉमिकल मीन्स थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या हो गया? थ्रिफ्टी इज व्हाट? फ्रूगल, मीन्स कोई चीज़ जो सस्ती हो, कोई चीज़ जो चीप हो। बट नेगेटिव सेंस में नहीं होता, ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है कि भाई इकोनॉमिकल है मतलब सस्ती है। अगला वर्ड है फीट। इसके ऊपर पार्ट भी डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है। फीट मीन्स अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट, आपकी बहुत बड़ी विक्ट्री, तो वो क्या है? आपका फीट है। एन इम्प्रेसिव और रिमार्केबल अचीवमेंट, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन हो गया। आपका अकॉम्प्लिशमेंट, डीड, विक्ट्री, ट्रायम्फ मीन्स आपकी जीत। एंटोनिम्स, सेटबैक है भाई, फेलियर है, ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है, फेलियर है, डिफीट है। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना क्या है? एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है अगर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है तो। अब यहाँ से ना एक और ग्रामर का क्वेश्चन आता है, ब्लंडर। ब्लंडर का अपने आप में ही मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मिस्टेक, इट्स अ बिग मिस्टेक। बड़ी मिस्टेक को क्या बोलते हैं? ब्लंडर बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया होता है और वहाँ पे बिग ब्लंडर लिख देते हैं, और ये क्या होता है? गलत होता है। गलत का भी एक टर्म होता है जिसको क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस होता है। मतलब ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी मिस्टेक, तो बिग क्यों लिख दिया भाई? तो बिग यहाँ पे क्या है? बिग इज
रॉन्ग हियर। समझ आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूसिडेट करना, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मेरे को क्या बोलोगे, नमिशा मैम कैन यू एल्यूसिडेट इट, मतलब क्या आप हमें इसे अच्छे से समझा सकते हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो बहुत अच्छे से समझाना, एक्सप्लिकेट करना, इलस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्पल देके समझाना, इंटरप्रेट समझाना या समझना, एक्सपाउंड समझाना। एंटोनिम्स यार एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे, छुपा रहे हो। कंसील, कंसील वर्ड को देख के हमेशा याद आता है कंसीलर। कंसीलर से क्या करते हैं जनरली गर्ल्स, अपने स्किन के जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको छुपा लेते हैं। तो कंसील इज छुपाना। ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर बना देना, क्लैरिटी खत्म कर देना। कॉम्प्लिकेट कर देना, ऑफस्केट पे डबल स्टार मार्क करो, मीन्स किसी चीज़ को अनक्लियर बना देना। तो टीचर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया उस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स की हेल्प से। नेक्स्ट वर्ड इज पेक्यूलियरिटीज। पेक्यूलियरिटी सिंगुलर है, उसका प्लूरल है पेक्यूलियरिटीज। इसका मीनिंग होता है बहुत अजीब अजीब सी चीज़ है, कोई चीज़ जो डिफरेंट है, कोई चीज़ जो बाकी चीज़ों जैसी नॉर्मल नहीं है, डिस्टिंक्टिव है, यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, दैट इज पेक्यूलियरिटीज। लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। इसेंट्रिसिटीज अजीब पना, ऑडिटीज अजीब पना, क्वर्क्स एनॉमलीज मीन्स नॉर्मल से अलग हटके, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है। एंटोनिम्स रेगुलर है भाई, स्टैंडर्ड है, टिपिकल है, नॉर्मल है, कन्फॉर्मिटीज है, नॉर्मल इसके हिसाब से है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो टाउन के अंदर जो पेक्यूलैरिटीज थी, जो अलग अलग चीज़ें थी, जो अजीब सी चीज़ें थी, जो यूनिक चीज़ें थी, इसकी वजह से टाउन बहुत चार्मिंग था, बहुत अट्रैक्टिव था और अनफॉरगेटेबल था, हम उसको भूल नहीं पा रहे थे। अंडरमाइन करना, किसी की वैल्यू को कम कर देना। तो अगर आप किसी चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हो मतलब आप उसकी वैल्यू कम कर रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, वीकन कर रहे हो। सेबोटेज कर दिया, कमज़ोर बना दिया, उसको तबाह कर दिया, हिंडर कर दिया, रोक दिया, इम्पेयर कर दिया, ख़राब कर दिया, इरोड कर दिया, तबाह कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। और नेगेटिव टोन है इस शब्द की, मतलब ये चीज़ों को ख़राब करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटोनिम्स, आपने बोल्स्टर किया और स्ट्रॉन्ग बनाया, बटरेस किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, सपोर्ट दिया, फोर्टिफाई किया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फोर्टिफाई और एक बोल्स्टर, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। फोर्टिफाई किया मीन्स आपने स्ट्रॉन्ग बनाया। फोर्टिफाई के अंदर एक रूट वर्ड है फोर्ट, और फोर्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो जो कांस्टेंट रेन थी, जो लगातार बारिश हो रही थी, उसने किस चीज़ को कमज़ोर बना दिया, जो हिल साइड की जो स्टेबिलिटी थी वो कमज़ोर हो गई, मतलब वो हिल साइड स्टेबल ही नहीं, कभी भी गिर सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। लॉडेबल क्या होता है, कोई चीज़ जो तारीफ के लायक हो, जिस चीज़ की आप बहुत तारीफ कर सकते हो, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपकी लॉडेबल है। डिजर्विंग प्रेज और एडमिरेशन, आप उसकी तारीफ करते हो। कमेंडेबल, व्हाट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस। प्रेज वर्दी, अपलॉडेबल, एडमायरेबल मीन्स तारीफ के लायक। एंटोनिम्स, सेंश्योरेबल जिसको आप बुराई कर सको, डिप्लोरेबल जिसकी आप से नफरत कर सको, डेस्पिकेबल जिससे आप नफरत कर सको, ब्लेम वर्दी जो इल्ज़ाम के लायक हो। इसमें डेस्पिकेबल, डिप्लोरेबल, सेंश्योरेबल, कमेंडेबल, अपलॉडेबल, लॉडेबल सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सब पे स्टार मार्क करना। तो उसका जो डेडिकेशन था चैरिटी को लेके, दान को लेके, वो सच में क्या था, लॉडेबल था, तारीफ के लायक था। एमिकेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया। रूट वर्ड फिर से क्या है, एमी और फाइल, दो रूट वर्ड्स होते हैं, दोनों का शब्द मतलब क्या होता है, प्यार, लव। तो एमिकेबल इज व्हाट, अ फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशनशिप, एक बहुत ही फ्रेंडली, एक बहुत ही शांति वाले रिश्ते को क्या बोलते हैं, एमिकेबल रिश्ता है। हारमोनियस है, शांति भरपूर है, एफेबल है, कॉर्डियल है, जीनियल है, एमिएबल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं, फ्रेंडली रिश्ते हैं। एंटोनिम्स, एंटागोनिस्टिक है, लड़ाई चल रही है भाई, इसमें रूट वर्ड क्या है, एंटी, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी के खिलाफ हो जाना। बेलिजरेंट में भी रूट वर्ड क्या है, बेली, बेली का मीनिंग क्या होता है, वॉर, मीन्स लड़ाकू हो रहे हो आप, कंटेंशियस लड़ाई हो रही है, डिस्कॉर्डेंट, आपके विचार मैच नहीं कर रहे, बेलिकोस भी कह सकते हैं। बेलिकोस उन लोगों को बोलते हैं जो लड़ाकू होते हैं, तो जो लोगों के अंदर हमेशा फाइटिंग स्पिरिट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बेलिकोस। द नेबर्स केम टू एन एमिकेबल अग्रीमेंट अबाउट द प्रॉपर्टी लाइन, तो नेबर्स ने बहुत ही फ्रेंडली अग्रीमेंट साइन कर लिया उस प्रॉपर्टी की लाइन को लेके। लेट्स कम टू इडियम्स एंड फ्रेजेस नाउ। पहला है प्ले इट बाय ईयर,
तो अगर आप किसी चीज़ को ईयर के साथ प्ले कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने ना बहुत अच्छे से प्लानिंग की हुई है, आप उस सिचुएशन को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ हैंडल कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर प्लेइंग इट बाय ईयर। मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग और समवन, किसी चीज़ के लिए बी लाइन बना देना। बी लाइन का मतलब क्या है कि ऐसे 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 ऐसे, ये आपका डेस्टिनेशन है, तो आपने क्या किया, एक पूरी की पूरी बी लाइन बना दी, मतलब बिल्कुल आप सीधे सीधे अपनी जगह की तरफ मूव कर रहे हो। दैट मीन्स यू हैव मेड अ बी लाइन फॉर दैट। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब है शांति कर लो यार, लड़ाई वड़ाई मत करो। बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस, आप शांति में रहते हैं। दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को लोगों के सामने रख रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। एक बहुत सेट आउट का एक और मीनिंग भी होता है, किसी जर्नी पे निकलना। दो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, सेट ऑफ और सेट आउट। इन दोनों का एक और मीनिंग क्या होता है कि आप किसी जर्नी की शुरुआत कर दी आपने, टू बिगिन अ जर्नी। स्टिर अप, किसी के रिएक्शंस को आपने भड़का दिया। दैट मीन्स स्टिर अप, टू कॉज और प्रोवोक अ रिएक्शन। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माय चैंपियंस? एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है। फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, तो फोल्ड के बारे में बात हो रही है और फॉल्ट्स, और उसके अंदर क्या क्या कमी है। चलो देखते हैं फोल्ड ऑथर कौन से फोल्ड की बात कर रहे हैं। फ्री यूज ऑफ अल्फा फोल्ड 3, तो अल्फा फोल्ड 3 जो है उसका फ्री यूज मस्ट एक्सटेंड, उसका यूज कहाँ तक आगे बढ़ना चाहिए, टू स्क्रूटनी, की जांच की जानी चाहिए। स्क्रूटनी मीन्स जांच ऑफ इट्स इनर मैकेनिज्म्स, कि उसके अंदर की चीज़ें कैसे हो रही हैं, उस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक मिनट का टाइम लेंगे, वीडियो को पॉज करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। प्रोटीन्स जो हैं बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं एमिनो एसिड रेसिड्यूज की। तो एमिनो एसिड का जो बचता है वही प्रोटीन होता है, और फिर उनकी अलग अलग शेप हो जाती है। दैट फोल्ड इनटू स्पेसिफिक शेप्स, कुछ कुछ पर्टिकुलर शेप्स होते हैं जिनमें वो फोल्ड करते हैं। प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स, अच्छे से जो फोल्डेड होते हैं प्रोटीन्स, फंक्शन नॉर्मली, वो अच्छे से काम करते हैं। वेयर एज, जबकि जो मिसफोल्डेड होते हैं, जो अच्छे से फोल्ड नहीं होते, उनकी वजह से क्या हो जाती है, कैन लीड टू डिबिलिटेटिंग डिसीजेस, वो कमजोर करने वाली बीमारियां हो जाती हैं। सिंस दीज चेन्स आर क्वाइट लॉन्ग, क्योंकि ये चेन्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, अ गिवन प्रोटीन, एक जो प्रोटीन है, कैन एक्चुअली फोल्ड इनटू, एक ही प्रोटीन बहुत अलग अलग शेप्स में फोल्ड हो सकता है, इनटू वन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ शेप्स, तो बहुत सारी शेप्स में एक ही प्रोटीन फोल्ड हो सकता है। येट इट मेक्स, फिर भी ये क्या करता है, एक बी लाइन बनाता है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा चलता है एक स्पेसिफिक शेप की तरफ, वाइल अवॉइडिंग ऑल दी अदर्स। तो प्रोटीन बहुत लंबी लंबी चेन होती है, लेकिन फिर भी प्रोटीन को पता होता है कि मुझे कौन सी शेप चाहिए, ये बाकी शेप को अवॉइड करता है और एक स्पेसिफिक शेप ही बनाता है। हाउ एंड वाई दिस हैपन्स, ये कैसे होता है और क्यों होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्य है इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, और इस रहस्य को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम कहते हैं। 2018 में 5 डेकेड्स, 50 साल बाद जब इसको मोड किया गया था, मतलब डिस्कस किया गया था, तो एक गूगल की सब्सिडरी यूनिट थी, एक सेकेंडरी कंपनी थी जिसका नाम था डीप माइंड। उन्होंने डेवलप किया था या पर्पस बिल्ट एआई टूल, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस इसी चीज़ के लिए एक टूल बनाया था कि वो पता लगाएंगे कि क्या शेप्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स फोल्ड हो सकते हैं, और उन्होंने उसको क्या बोला, अल्फा फोल्ड बोला उस टूल को। दी अपग्रेडेड अल्फा फोल्ड 2, उसके बाद अल्फा फोल्ड 2 आया जिसमें और चेंजेस हुए, वो 2 साल बाद आया। समरी क्या है, समरी बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में ही ऑथर ने बताया है कि प्रोटीन्स जो हैं अलग अलग शेप्स में फोल्ड होते हैं। एक स्पेसिफिक शेप में फोल्ड होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी और शेप में फोल्ड हो जाते हैं तो बीमारी हो जाती है। अब ये एक ही शेप में क्यों फोल्ड होते हैं, इसी शेप में क्यों जाते हैं, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब अभी तक नहीं पता है। इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक टूल भी बनाया गया जिसका नाम था अल्फा फोल्ड। अब उसका लेटेस्ट वर्जन आया है, अपग्रेडेड वर्जन आया है, उसका नाम है अल्फा फोल्ड। समझ आई सभी को समरी? चलिए अब थोड़ा सा ग्रामर देखते हैं, मुझे कुछ कुछ चीजें बताना है ना। एक तो मुझे फोल्डेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक मुझे डिबिलिटेटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एक मुझे क्वाइट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, लॉन्ग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो।
एक मुझे कॉन्स्टिट्यूट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो और इसका सब्जेक्ट बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, फोल्डिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ये एक्टिव है पैसिव है ये बता दो, डेवलप्ड का सब्जेक्ट बता दो, यहाँ पे 2 ईयर्स लेटर क्यों लिखा हुआ है, 2 ईयर लेटर क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये बता दीजिए। चलिए, फोल्डेड मैम वर्ब भी नहीं है तो उसका सब्जेक्ट क्या बताएं, तो एडजेक्टिव है। प्रोटीन्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो फोल्डेड एडजेक्टिव है। एक्चुअल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो फोल्डेड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। डिबिलिटेटिंग ये नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है, बट इसमें V1 प्लस ING है जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो जब भी V1 प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। डोंट वरी, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लॉन्ग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तो क्वाइट आपका एडवर्ब है। कॉन्स्टिट्यूट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई दिस हैपेंस, क्यों और कैसे, तो ये दो हैं एंड से कनेक्टेड है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कॉल्ड का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। फोल्डिंग फिर से एडजेक्टिव है भाई, प्रॉब्लम नाउन है, नाउन के बारे में वर्ड बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इट वॉज मोडेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का। डेवलप्ड का सब्जेक्ट क्या है, ये तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेवलप का सब्जेक्ट है गूगल सब्सिडियरी, सब्सिडियरी। 2 ईयर्स लेटर ये नंबर है, ये यूनिट है, लेटर जो है एडवर्ब होता है, तो नंबर यूनिट नाउन या नंबर यूनिट एडजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, सिर्फ नंबर यूनिट है, यूनिट सफिशिएंट यूनिट है, इसका मतलब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है प्लीज़ रेफर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, एक बार उनको ज़रूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं। मैनी साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं और जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करती हैं, मानती हैं दैट दिस कि ये जो डीप लर्निंग सिस्टम्स हैं दोनों अल्फा फोल्ड और अल्फा फोल्ड 2 हैव ट्रांसफॉर्म्ड, इन्होंने बदल दिया है ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर को लेकर जो ह्यूमन अवेयरनेस है जो हम जानते थे उसको चेंज किया है। अ फीट, ये एक ऐसा अचीवमेंट है, फीट का मीनिंग क्या होता है, अचीवमेंट, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो इन मशीन्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया, शो किया, किस में, बायएनियल क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट का नाम है। बायएनियल का मीनिंग क्या होता है, जो 2 साल में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं, बायएनियल। तो ये कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें इस मशीन ने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया, शो किया। रिसेंटली अभी अभी डीप माइंड ने लॉन्च किया अल्फाफोल्ड 3 विच कैन रिपोर्टेडली प्रिडिक्ट, जो शेप्स को पहले से ही बता सकता है विद नियरली 80% एक्यूरेसी, 80% उसकी एक्यूरेसी, 80% आंसर सही निकलते हैं। एज वेल एज मॉडल DNA, वो DNA, RNA, लिगेंड्स, ये सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके नाम है, इन सबको मॉडल कर सकता है और मॉडिफिकेशंस को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एज विद द फर्स्ट 2 अल्फाफोल्ड्स, अल्फाफोल्ड 1 और अल्फाफोल्ड 2 के में नंबर 3 जो आया है वो ग्रेट है, बहुत अच्छा है। फॉर बीइंग एबल टू, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट मीन्स एक्सप्लेन क्लियरली, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है फोल्डेड प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को, सेकेंड्स के अंदर ही कर सकता है, रादर देन द ईयर्स ह्यूमन्स हैव रिक्वायर्ड विद एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, सालों सालों लग जाते थे एडवांस माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से, और अब ये जो अल्फाफोल्ड 3 आया है ये कुछ ही सेकंड में हमें वो स्ट्रक्चर बता देता है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पॉज करके आप रीड कर लेंगे। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि जो एक्साइटमेंट आया अल्फाफोल्ड 3 के रिलीज के बाद हैज़ बीन अनेबल, ये उस हाइप से बच नहीं पाया। हाइप का मीनिंग क्या होता है, उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो उस हाइप से, उस डिस्कशन से, उस एक्साइटमेंट से वो बच नहीं पाया। एंड ओवरबोल्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई, दैट डॉग द लॉन्चेस ऑफ इट्स प्रीडेसर्स,
प्रीडेसेस का मीनिंग क्या होता है, जो पहले वाले होते हैं। तो क्या हुआ, अल्फा फोल्ड 1 जब लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद अल्फा फोल्ड 2 लॉन्च हुआ, अब क्या हुआ, अब अल्फा फोल्ड 3 लॉन्च हुआ। तो जब अल्फा फोल्ड 1 लॉन्च हुआ था तब भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, जब अल्फा फोल्ड 2 लॉन्च हुआ तब भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी, अब अल्फा फोल्ड 3 लॉन्च हुआ तब भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस हैं। डॉग का मतलब क्या होता है, बना रहा, कोई चीज़ बनी रहे, चेंज ना हो। दीज मशीन्स, ये जो मशीन्स हैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं, पता लगा सकती हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को विद रिलेटिवली हाई एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। बट दे कैन नॉट से, वो लेकिन ये नहीं बता सकती वाई दे आर फोल्डेड दैट वे, कि वो उसी तरीके से फोल्ड क्यों हुए। दिस इज स्टिल द टास्क ऑफ ह्यूमन साइंटिस्ट, ये ह्यूमन साइंटिस्ट का ही काम है। अब अल्फा फोल्ड्स जो है किस तरीके से कैटलाइज करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ड्रग डिस्कवरी को, ये बात भी अभी अनक्लियर है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कैटलाइज का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को जल्दी करवाना, तो ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत सारी ड्रग्स जो हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं मार्केट तक नहीं पहुँच पाती हैं लेबोरेटरी से, क्योंकि जो मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, एंटिसिपेट मीन्स प्रिडिक्ट, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या क्या इंटरेक्शन होगा दवाई के अंदर जो कंपोनेंट है उसमें और हमारी बॉडी के पार्ट में। तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं लेकिन वो बिक नहीं पाती हैं, मार्केट तक नहीं जाती हैं, वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं लगता है कि ये जो ड्रग बॉडी में जाएगा तो बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगा। प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट है क्रैक करना, लेकिन इसके अंदर कोई जादू नहीं है कि ये ड्रग के चांसेस को बढ़ा देगा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो ड्रग का जो ट्रायल होता है कि इंसान के ऊपर कैसा वो काम कर रही है, उस चीज़ के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। इसके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक कदम है उस डायरेक्शन में। पूरे पैराग्राफ की समरी क्या हो गई कि ये जो अल्फा फोल्ड 3 है ये इससे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है, पहले वालों में भी बहुत हाइप हुआ था, और ये जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ बता देता है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये नहीं बता पाता। अब दवाइयाँ बनती तो हैं लेकिन मार्केट में क्यों नहीं जाती, क्योंकि पता नहीं होता कि वो दवाई ह्यूमन बॉडी पे कैसे रिएक्ट करेगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो अल्फा फोल्ड 3 है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व इतना नहीं कर पाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, एक कदम आगे बढ़ने में हेल्प करेगा हमें उस डायरेक्शन में। लास्ट पैराग्राफ, सभी लोग वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे। फाइनली जो फ्री यूज़ है अल्फा फोल्ड 3 का, कि सबको जो दिया जा रहा है वो लिमिटेड है। वाइल इट्स इनर मैकेनिज्म्स, जबकि वो काम कैसे कर रहा है वो अनअवेलेबल है पब्लिक एक्सप्लोरेशन के लिए और स्क्रूटनी के लिए अब तक। मतलब वो काम कैसे कर रहा है वो अभी तक नहीं बताया गया है, तो जांच के लिए वो अनअवेलेबल है। जो मोटिवेशन है कि इनोवेट किया जाए, नई से नई चीज़ें ली जाएं डीप माइंड को, ये तारीफ के लायक है। लेकिन जो कटिंग एज वैल्यू, कटिंग एज में जो इतना ज़्यादा एडवांस्ड है अल्फा फोल्ड 3 और जो एडवांसमेंट वो लेके आ रहा है हेल्थ केयर के आगे, इसका मतलब है कि कंपनी को अब एक्सप्लोर करने होंगे ऑल्टरनेटिव, अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स की कंपनी पैसा भी कमा सके, इन विच द सिस्टम, जहाँ पे सिस्टम जो है पे वॉल्स के पीछे ट्रैप्ड ना हो या फिर हद से ज़्यादा महंगा ना हो। ऐसा ना हो कि आप पे करोगे तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे, पे वॉल्स नहीं होने चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक रेवेन्यू मॉडल तो कंपनी को निकालना पड़ेगा। अ फेट, एक ऐसी किस्मत जो ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स जो हैं और जो मेडिसिन हैं जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च से आती हैं वो उसके भी फॉलन हो गए, मतलब वो इस चीज़ को झेल चुके हैं। तो होता क्या है, इन पेपर्स के साथ क्या होता है, इन मेडिसिन के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, या पे वॉल्स होते हैं, जो लोग पे कर रहे होते हैं उन्हीं तक वो चीज़ पहुंच पाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अल्फा फोल्ड 3 में नहीं आनी चाहिए। रिकॉल, याद कीजिए कि अल्फा फोल्ड का जो ट्रेनिंग डेटा है उसमें खुद ही प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं जो सबसे पहले एल्यूसिडेट हुए थे, सबसे पहले सामने आए थे ऐसी ही रिसर्च से। तो ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, जो फ्री यूज़ है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है अल्फा फोल्ड 3 का यूज़ करने के लिए, फ्री यूज़ थोड़ा सा ही है, लेकिन उसके इनर मैकेनिज्म्स तो बिल्कुल ही अनअवेलेबल है कि कैसे काम करता है पता ही नहीं है किसी को। तो चलो ठीक है, आप इनोवेशन लेके आ रहे हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपको ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू मॉडल्स ढूंढने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कर दो, है ना। होता क्या है, जनरली मेडिसिन होती हैं, बीमारियां ठीक कर देते हैं, बट वो इतनी महंगी होती हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अल्फा फोल्ड 3 के साथ ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो ट्रेनिंग डेटा यूज़ हुआ है वो भी ऐसी ही रिसर्च के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया हुआ है। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगा ना हो लोगों के लिए। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को?
टोन कैसी है, इन्फॉर्मेटिव है, ऑथर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है और चीज़ों को एनालाइज किया है। जनरली एडिटोरियल्स की टोन यही दोनों होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे ऑथर अपना एनालिसिस देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। अभी हमने रीडिंग करी, अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। तैयार हैं सभी लोग? फ्रेश वाटर क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स सर्च, तो फ्रेश वाटर को लेके जो हमारी सर्च है, ये ऐसा लग रहा है नया सोना हंट हो गया। ऐसा लग रहा है कि फ्रेश वाटर को ढूंढना सोने को ढूंढने जैसा मुश्किल हो रहा है। आप वीडियो को पॉज करके स्किमिंग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपका मेन आइडिया हमारा मेन आइडिया मैच किया या नहीं किया। 3 पैराग्राफ्स हम स्किम करेंगे। कभी हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर उस नमक के ओशन के नीचे है। 1960 में एक मीडिया रिपोर्ट आई, उसने क्या किया, ड्रिलिंग करी यहाँ पे और उनको फ्रेश वाटर मिला। फिर बहुत सारी एक टीम ऑफ साइंटिस्ट आई, उन्होंने भी अंडर वाटर सोर्सेज निकाली फ्रेश वाटर की। एक रिवर थी सी के अंदर जिसको डिस्कवर किया गया ब्लैक सी के नीचे। ये रिवर इतनी फीट डीप थी, इसका फ्लो रेट इतना था और इस चैनल से पास हो रही थी। ये लार्जेस्ट रिवर काउंट हुई अगर हम बाकी रिवर से कंपेयर करें तो ये चीज़ सर्टेन हो गई कि सबूत है कि सी के अंदर भी रिवर होती है। तो बेसिकली क्या है, फ्रेश वाटर कहाँ से मिल सकता है, सी के अंदर से मिल सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सी के अंदर जाके फ्रेश वाटर मिलेगा। ऐसा ही हुआ, एक रिवर मिली है हमें ब्लैक सी के अंदर जाके, और वो रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और मतलब सबूत आ रहा है कि भाई रिवर सी के अंदर हो सकती है। सो दिस वाज द मेन आइडिया। अगला पैराग्राफ, स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि पानी का वॉल्यूम इतना होगा, इतना सॉल्ट वाटर होगा, इतना फ्रेश वाटर होगा, इसमें इतना ही लिक्विड फॉर्म में होगा, बाकी जो है अंडरग्राउंड है, ओशन बेड के ऊपर है या अंडर है। फ्रेश वाटर ख़त्म होता जा रहा है, कंट्रीज़ जो हैं अब फ्रेश वाटर को ढूंढेंगी ओशन के अंदर। कंट्रीज़ जो हैं अपने EEZ के आगे एक्सप्लोरेशन करेंगी, मतलब एरिया के आगे, और इस सब चीज़ों को कवर करेंगी। एरिया जो है ये है। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया यही था कि अब कंट्रीज़ किस काम में लग जाएंगी, अब कंट्रीज़ इस काम में लग जाएंगी कि वो अपने ओशन बेड के अंदर क्या ढूंढेंगी, फ्रेश वाटर ढूंढेंगी, रिवर्स को ढूंढेंगी। फ्रेश वाटर ख़त्म होता जा रहा है, तो अब कहाँ से मिलने के चांसेस हैं, फ्रेश वाटर ओशन के अंदर से। सो दिस वाज द मेन आइडिया। लास्ट पैराग्राफ, तो अब समुद्र तो भाई कंट्री के जुरिडिक्शन के बाहर होते हैं, कॉमन हेरिटेज होता है, कॉमन चीज़ होती है, तो इसका मतलब है समुद्र हर किसी के यूज़ के लिए होता है, फ्यूचर जनरेशन्स के यूज़ के लिए भी होता है। तो ज़्यादातर तो UN क्लोज में सारे के लॉ आ गए। जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सी को लेके। इसको हम एक UNC लॉज को हम एक पूरा का पूरा टेक्स्ट मानते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नेंस होती है ओशन की। ये बात समझना अच्छा है कि जो लॉज हैं ये सारे ओशंस को लेके ये ज़्यादातर इशूज़ को कवर कर देते हैं। तो इसमें मेन आइडिया क्या था, वही था कि भाई अब समुद्र तो सबके हैं, ऐसा तो है नहीं ये समुद्र इस कंट्री का है या ये समुद्र उस कंट्री का, समुद्र तो सबके हैं। तो अब भाई समुद्र से पानी कौन निकालेगा, कहाँ निकालेगा, कैसा निकालेगा, उसको लेकर लॉ होना चाहिए। तो वो लॉ क्या है, वो लॉ है UNC लॉ। इसमें सारे, इसको क्या माना जाता है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल लॉ बुक है जिसमें समुद्र को लेके सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, समुद्र को लेके सारे गवर्नेंस हैं, और फिर और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं समुद्रों को लेके, उनके ऑथर ने नाम दिए। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। समझ आया सभी को? और भी पैराग्राफ्स हैं, आप स्किम कर सकते हैं। चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर बताएंगे। एग्जॉर्बिटेंट, हद से ज़्यादा। फीट, अचीवमेंट। एल्यूसिडेट, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। पेक्यूलियरिटीज़, अजीब सी चीज़ें। डिबिलिटेटिंग, जो चीज़ कमज़ोर बना दे। DAE, पेक्यूलियरिटीज़ क्या था, सॉरी, DAE, C एंड B। स्कोर्स 8 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं रोज़ आपको एडिटोरियल पढ़ाऊंगी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप रोज़ कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, जो बच्चे लिखेंगे उनको हम एक बुक भी गिफ्ट करेंगे। इस बुक का नाम है सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन। ये बुक उन सभी बच्चों को मिलेगी, उनमें से एक बच्चे को मिलेगी जो आपके कमेंट में मीनिंग्स लिखेंगे। उस बच्चे के घर पे बुक भिजवाई जाएगी और उसका नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे जाके या वेबसाइट पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेंगे येस ऑफिसर का। यहाँ पे आपको सारे मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। परफेक्शन, ग्रामर, एरर्स, वो कैप, सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में। इनफैक्ट मेरे अगले 1 साल तक जितने भी बैचेज आएंगे वो आपको सारे मिलेंगे। कोड आप लगाओगे निमेशा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लोगे। इसमें भी कोड आपका हमेशा ही लगेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको सारा का सारा एक फॉर्म भी दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर दोगे। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी। आई होप आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन।